नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव व्यू में। आज बीपीएससी सीडीपी बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट 5 का अवलोकन करेंगे और जानेंगे कि अपनी परीक्षा तैयारी किस स्तर पर चल रही है। इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी परीक्षा का मूल्यांकन भली भांति कर सकते हैं। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पल्लव वंश संस्थापक कौन थे? पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है शेष विष्णु, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी महेंद्र वर्मन द्वितीय, ऑप्शन डी परमेश्वर वर्मन प्रथम। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए शेष विष्णु। शेष विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। आइए इसके बारे में और जानते हैं कि पल्लव वंश के संस्थापक महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसे मत्स्य विलास प्रश्न लिखी नरसिंह वर्मन प्रथम उपाधि बतापी कौंड के नाम से संबोधित किया गया था। पल्लव राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था। 4वीं शताब्दी में इसने कांचीपुरम में राज स्थापित किया और लगभग 600 वर्ष तमिल और तेलुगु क्षेत्र में राज किया। बौद्ध धर्म इसी राजवंश का था जिसने ध्यान योग को चीन में फैलाया। यह राजा अपने आप को क्षत्रिय मानते थे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र द्वितीय, ऑप्शन सी राजेंद्र तृतीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन सी राजेंद्र तृतीय। चोल वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था। और चोल शासन में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया था। उन मंदिरों में बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर, गंगाईकोंड चोलेश्वरम और ऐरावतेश्वर मंदिर दूरशुरम, ये 3 चोल मंदिर भारत में मंदिर वास्तुकला की उत्कृष्ट उत्पादन और द्रविड़ शैली को दर्शाते हैं। ये नटराज की मूर्ति है जो कि चोल वंश का सबसे प्रमुख मूर्तियों में से एक है। अगला क्वेश्चन तो बढ़ता और इसके बारे में और जानते हैं कि शासन व्यवस्था, चोल वंशों की शासन व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में बात करते हैं। चोलों के अभिलेखों आदि से ज्ञात होता है कि उनका शासन सुसंगठित था। राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी राजा मंत्रियों एवं राज्य अधिकारियों की सलाह से शासन करता था। शासन सुविधाओं की दृष्टि से सारा राज्य अनेक मंडलों में विभक्त था। मंडल कोट्टम या बलांडुओं में बटे होते थे। अब अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था किसने लागू किया था? बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था किसने लागू किया था? तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी चार्ल्स मेटकॉफ। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल 1725 से 1774 ईस्वी में रहा है। इसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। तो इसके बाद जानते हैं कि इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो कि 1765 के दौरान हुई थी, कंपनी को संरक्षण में ले लिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र को 2 उपदीवानों में नियुक्त किया। पहला का नाम उन्होंने बंगाल के दीवान उन्होंने रखे मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए उन्होंने रखा था राजा सिताब राय को। अगला क्वेश्चन है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किसके उपन्यास में मिलता है? ऑप्शन ए है सत्यन्यासी, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी चेतन, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। जानते हैं सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में ये सन्यासी विद्रोह हुए थे।
18वीं सदी के अंतिम वर्षों 1763 से 1800 ईस्वी में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तत्कालीन भारत के कुछ भागों में सन्यासियों ने यह उग्र आंदोलन किए थे, जिन्हें इतिहास में सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और इसका जिक्र जो है आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास है, उसमें किया गया है। अंग्रेजों के विरुद्ध सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। और यह आंदोलन अधिकांशतः उस समय ब्रिटिश भारत के बंगाल और बिहार में ही खास तौर पे हुए थे। अब अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन को और किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए है अंग्रेजी फरमान, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी व्हाइट मैन कमीशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन सी व्हाइट मैन कमीशन। आधुनिक भारत का इतिहास साइमन कमीशन 1927। आइए इसके बारे में जानते हैं कि साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसका मुख्य कार्य ये था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना। साइमन कमीशन जब भारत आया था तो संविधान निर्माण के लिए कुछ सुझाव भी देना चाहता था। वह सुझाव इस तरह थे कि भारत में एक संघ की स्थापना हो, जिसमें ब्रिटिश प्रांतीय प्रांत और देशी रियासतें शामिल हो, केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो, वायसराय और प्रांतीय गवर्नर को विशेष शक्तियां दी जाए, एक लचीले संविधान का भी निर्माण हो। एक लचीले संविधान का निर्माण के समर्थक थे साइमन कमीशन के तहत वो करना चाहते थे, इसलिए वो भारत जो है सर्वेक्षण करने के लिए आए थे। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन ए है रूसी क्रांति, ऑप्शन बी फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन सी इंग्लैंड की क्रांति, ऑप्शन डी तुर्की की क्रांति। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन बी फ्रांस की क्रांति। फ्रांस के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल एवं आमूल परिवर्तन की अवधि थी, जो 1789 से 1799 तक चली। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी के साम्राज्य के विस्तार के द्वारा कुछ अंशों तक इस क्रांति को आगे बढ़ाया। क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी से हटा दिया गया, एक गणतंत्र की स्थापना की गई। नेपोलियन बोनापार्ट का इसमें पदार्पण होता है और नेपोलियन बोनापार्ट उस समय सेनापति 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 तक वो सेनापति के रूप में कार्य किए, प्रथम काउंसिल के रूप में शासक, और 18 मई 1804 से 6 अप्रैल 1814 तक नेपोलियन के नाम से सम्राट रहा। वह पुनः 20 मार्च से 22 जून 1815 में सम्राट बना। वह यूरोप में अन्य कई क्षेत्रों में भी शासक किया था। अगला क्वेश्चन है कि वह गढ़ा जिसे सांझ का तारा तथा भोर का तारा कहा जाता है। ऑप्शन है बुध, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन सी शुक्र। पृथ्वी का सबसे निकटतम एवं चमकीला सबसे गर्म ग्रह है यह। इसे सांझ एवं भोर का तारा भी कहा जाता है। घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की भगिनी भी कहा जाता है। आइए इसके बारे में और जानते हैं कि यह अन्य ग्रहों की अपेक्षा जो है विपरीत दक्षिणावर्ती दिशा में चक्रण करती है। इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, यह बिना उपग्रह वाला ग्रह है। यह बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना होता है? ऑप्शन ए है 76 वर्ष, ऑप्शन बी 78 वर्ष, ऑप्शन सी 79 वर्ष, ऑप्शन डी 80 वर्ष। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन ए 76 वर्ष। हेले धूमकेतु आधिकारिक तौर पर नामित आईपी हेले को एक लघु अवधि धूमकेतु के रूप में बेहतर जाना जाता है। यह प्रत्येक 64 या 76 वर्ष के अंतराल में पृथ्वी से नजर आता है।
हेल ही एकमात्र लघु अवधि धूमकेतु है जिसे पृथ्वी से नग्न आंखों से साफ साफ देखा जा सकता है, और यह नग्न आंखों से देखे जाने वाला एकमात्र धूमकेतु है जो मानव जीवन में 2 बार दिखाई देता है। यह अंतिम बार जो है 1986 में दिखाई दिया था। अब अगली बार यह दिखेगा, जोड़ लेते हैं कि 1986 + 76 बराबर 2062 में, माने 2062 में यह दोबारा दिखेगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत का पठार कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? ऑप्शन ए है 2 लाख किलोमीटर, ऑप्शन बी 3 लाख किलोमीटर, ऑप्शन सी 1 लाख किलोमीटर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन ए 2 लाख किलोमीटर। तिब्बत का पठार महान पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। उत्तर में कुनलुन पर्वत श्रृंखला है जो इसे पठार के और तारे द्रोणी के बीच है। पूर्वोत्तर में चिलियन पर्वतमाला है, इसे गोबी रेगिस्तान से विभाजित करती है। पूरब और दक्षिण पूर्व में खुले पठार की बजाय जंगलों से ढकी घाटियां हैं जहां से एशिया की बहुत सी प्रमुख नदियां शुरू होती हैं, जैसे कि शालवीन नदी, मिकांग नदी, यांगशीकांग नदी और भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं से शुरू होती है। और इसके बारे में जानते हैं कि यह दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रृंखला से लेकर उत्तर में टकलामल रेगिस्तान तक विस्तृत है। इसमें चीन द्वारा नियंत्रित बोरस्वाइत क्षेत्र, चिंगहुई, पश्चिम में सिचुआन, दक्षिण में पश्चिम गासू और उत्तरी यूनान क्षेत्रों के साथ भारत का लद्दाख इलाका भी इसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन तो बढ़ता अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? ऑप्शन ए है 59 अनुच्छेद, ऑप्शन बी 74वां अनुच्छेद, ऑप्शन सी 53 अनुच्छेद, ऑप्शन डी 75वां अनुच्छेद। इसके आंसर होंगे ए 59 59वां अनुच्छेद। भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति इनमें निहित होती है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला वह देश के प्रथम नागरिक होते हैं। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि वित्त अधिनियम 2018 की धारा 137 के तहत किए गए संशोधन के बाद 1 जनवरी 2016 से भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए तय किया गया। वहीं राज्यों के राज्यपालों को हर माह 3,50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन टैक्स मुक्त होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 20 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सी स्तंभ की अनुकृति है जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। और बता दें इसके बारे में कि प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते देवनागरिक लिपि में अंकित है। शब्द सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि केवल सच्चाई की ही विजय हो। अब भारत के बारे में को जानते हैं कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 20 सदस्य, ऑप्शन बी
30 सदस्य, ऑप्शन सी 28 सदस्य, ऑप्शन डी 20 या 28 सदस्य। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन बी 30 सदस्य। आइए इसके बारे में जानते हैं कि समितियों में से एक प्राक्कलन समिति है। इसका गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश से किया गया, जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव लोकसभा सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है और इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष इन सदस्यों में से करते हैं जो सत्तारूढ़ दल का होता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं। समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं इसके कार्य क्या है। यह समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्यय के अनुमान की जांच पड़ताल करता है। यह अस्थायी मितव्ययता समिति के रूप में कार्य करती है और इसके आलोचना या सुझाव सरकारी फजूल खर्चों पर रोक लगाने का काम करते हैं। तो ये थे प्राक्कलन समिति के बारे में जानकारियां। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। न्यूटन का गति का नियम सबसे पहली बार प्रिंसिपिया में छपी थी कब? ऑप्शन ए है 1687 में, ऑप्शन बी 1689 में, ऑप्शन सी 1899 में, ऑप्शन डी 1670 में। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन ए 1687 में। महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन द्वारा रचित ग्रंथ है ये। लैटिन भाषा में और 3 भागों में है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 5 जुलाई 1687 को हुआ था। इसी ग्रंथ में न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम और केपलर के गणितीय गति के नियमों का उपमत दिया गया है। प्रिंसिपिया को विज्ञान के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथों में गिना जाता है। आइए और जानते हैं न्यूटन के बारे में। सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की। वे एक महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिषी एवं दार्शनिक थे। इनका शोध प्रपत्र प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांतों सन 1687 में प्रकाशित हुआ, जिसमें सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण पर गति के नियमों की व्याख्या की गई थी। अब न्यूटन के गति के नियम जानते हैं। प्रथम नियम है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे करने की जरूरत नहीं करे। और दूसरा नियम है किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और उसकी संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो कि बल की दिशा होती है। और तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है कि इटली के महान कवि दांते का जन्म कब हुआ था? इटली के महान कवि दांते का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन है ए 1260, ऑप्शन बी 1280, ऑप्शन सी 1320, ऑप्शन डी 1450। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन ए 1260। मध्यकाल के इतालवी कवि थे। ये वर्जिल के बाद इटली के सबसे महान कवि कहे जाते हैं। इटली के राष्ट्र कवि भी ये रह चुके हैं। उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य डिवाइन कॉमेडी अपने ढंग का अनुपम प्रतीक महाकाव्य है। डिवाइन कॉमेडी के बारे में और जानते हैं कि यह महान इतालवी दार्शनिक कवि लेखक दांते एलिगेरी द्वारा लिखित एक महान ग्रंथ है। यह अपने ढंग का अनुपम प्रतीक महाकाव्य है। मनुष्य के 7 सद्गुणों को 2 भागों में बांटा गया है। पहले 4 ग्रीक समाज के हैं जिन्हें हम हर समाज पर लागू कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है ए चरवाक, ऑप्शन बी तुर्गनेव, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन बी तुर्गनेव। कहीं कहीं
नागार्जुन भी लिया जाता है, कहीं के तुर्गनेव भी लिया जाता है। जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय की बात होती है वहाँ पर तुर्गनेव का नाम आता है, जहाँ पे राष्ट्रीय की बात होती है वहाँ पर नागार्जुन का नाम आता है। तो जानते हैं तुर्गनेव के बारे में। इनका जन्म ओरियाल रूस में 9 नवंबर 1818 को हुआ था। जब इवान 16 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। इनका बचपन अपनी माँ के डर में ही बीता। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यह मॉस्को विश्वविद्यालय में 1 वर्ष के लिए चले गए थे। अब नागार्जुन के बारे में जानते हैं कि ये नागार्जुन का फोटो है। हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। अनेक भाषाओं के ज्ञाता, प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार। नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत, वाइला में मौलिक रचनाएं की तथा संस्कृत, मैथिली एवं वारला से अनुवाद कार्य भी किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नागार्जुन ने मैथिली में यात्री उपनाम से भी एक लेख लिखा है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुश्ती कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन बी ए 20, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 40। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन बी 50। कुश्ती का खेल बहुत ही पुराना है। कुश्ती का विकास अब से 5000 वर्ष पूर्व मिस्र में हुआ था। इसके बाद यूनान में भी कुश्ती बहुत लोकप्रिय रही। 704 ईसा पूर्व के ओलंपिक खेलों में कुश्ती को सम्मिलित किया गया। रुस्तम और सोहराब की कहानी विश्व में प्रसिद्ध है। आधुनिक युग में कुश्ती की तकनीक भी विशेष परिवर्तन किया गया है। आगे जानते हैं इसके बारे में। 708 ईसा पूर्व में यूनानियों ने अपने ओलंपिक में कुश्ती को शामिल कर लिया। कुश्ती खेल के प्रमुख शब्दावली हैं हिप, हाफ, नेल्सन, क्रेंडल, डबल आदि। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई थी? रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए है 1863, ऑप्शन बी 1869, ऑप्शन सी 1870 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन ए 1863। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में कितने अध्याय और कितने अनुच्छेद हैं? तो ऑप्शन है ए 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद, ऑप्शन बी 8 अध्याय और 31 अनुच्छेद, ऑप्शन सी 11 अध्याय एवं 18 अनुच्छेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन ए 5 अध्याय एवं 70 अनुच्छेद। संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है यह। इस संघ के 5 मुख्य अंगों में से एक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अंतर्गत ही हुई थी। इसका उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सामान्य सभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। यह न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं तथा फिर से चुने जा सकते हैं। प्रत्येक तीसरे वर्ष इन 15 न्यायाधीशों में से 5 चुने जा सकते हैं। इनकी सेवानिवृत्ति की आयु कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही राष्ट्र के नहीं हो सकते हैं। किसी न्यायाधीश की मौत पर उनकी जगह किसी समदेशी को दी जा सकती है। ये थे इनके चुनने की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की। अब अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपाध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है मीरा कुमार, ऑप्शन बी वायलेट अल्वा, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी राधाबाई सुब्बारायन। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन बी वायलेट अल्वा। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपाध्यक्ष थी ये वायलेट अल्वा। आइए राज्यसभा के बारे में जानते हैं। ये राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा होती है। राज्यसभा में 245 सदस्य आते हैं।
जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं, इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है कि ईस्टर्न सन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी मॉस्को। तो इसके आंसर होंगे ऑप्शन सी सिंगापुर। आइए जानते हैं इसके बारे में। सिंगापुर यानी सिंहों का पुर, यानी इसे सिंहों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर कई धर्मों में विश्वास रखने वाले विभिन्न देशों की संस्कृति, इतिहास तथा भाषा के लोग एकजुट होकर रहते हैं। मुख्य रूप से यहाँ चीनी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रचलित हैं। आकार में मुंबई से थोड़े छोटे इस देश में बसने वाली करीबन 35 लाख की आबादी में चीन, मलय व 8% भारतीय लोग भी रहते हैं। ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चनों का संग्रह, जो कि आपके प्रैक्टिस के मूल्यांकन को बढ़ाने में बहुत ही सहायक साबित होंगे। तो निरंतर मेरे वीडियो पर लगे रहें, बने रहें। मैं आप लोगों की तैयारी हेतु बीपीएससी, सीडीपीओ, खास करके बिहार एसआई की प्रैक्टिस सेट निरंतर डालता रहूँगा। निरंतर ये वीडियो आते रहेंगे और करंट अपडेट का वीडियो भी प्रत्येक संडे को रिलीज होगा। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सुझाव हमें ज़रूर बताएं कि इससे बेहतर और कैसे बनाया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।